नमस्कार दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहा है, आगे भी लाता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहेगा जो कि आपको इस लॉकडाउन में, कोविड क्राइसिस में हेल्प करे, जहां अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है बहुत सारी। मॉक टेस्ट सीरीज अपना चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वीडियोस भी अपलोड कर लेते हैं वीक में 2-4 और अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मुझे एक वीडियो डालना चाहिए। ये बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं आप सभी भाइयों के कि सर कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कितना पढ़े, क्या पढ़े। सर मॉक टेस्ट से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ये जब सुनता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है कि जो चीज़ मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए शुरू की थी, आपकी हेल्प के लिए शुरू की थी, वो आपको डीमोटिवेट कर रही है। तो कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ है, कहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ बात। तो ये आज का जो वीडियो है ये पूरा अपनी जेआरएफ प्रिपरेशन की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है उस पर है। तो यदि आपने पहले ऐसे बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे तो आपने देख रखे होंगे तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेम बातें ही करेंगे। लेकिन इसके अलावा अपन बात करेंगे कि मॉक टेस्ट जो जिसको डीमोटिवेट कर रहा है, जिनकी रैंक कम आ रही है, जो उस डीमोटिवेशन से कैसे बचें। तो इस पे वीडियो है, यदि आपने पहले देख रखे हैं। बहुत सारे टॉपर्स के डाल रखे हैं, 2020 के जेआरएफ एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के टॉपर्स ने बहुत अच्छे वीडियो डाल रखे हैं और बहुत अच्छे वीडियो हैं। तो उन वीडियोज़ को आपने यदि अच्छे से देखा है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, तो आप उस पर फोकस करें। ये जो 3-4 मिनट का वीडियो है इस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। और जिस किसी के भी मन में यदि कोई भी छोटा सा डाउट है तो ये वीडियो देख ले। ओके, और डाउट आपके क्लियर है तो आप जाएं, पढ़ाई करें, फालतू 1 मिनट भी टाइम ख़राब न करें। जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, जेआरएफ सीट मिलेगी। ये सब आपकी मेहनत पे, पूरा का पूरा प्योरली आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो आप मेहनत करें और जिसको भी कुछ डाउट हो तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक, लास्ट तक देखिए। तो अपन शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें सर, कितना पढ़े, क्या सर स्टेटाइज पढ़ना सफिशिएंट रहेगा, सर क्या डीके दास पढ़ लूँ तो काफ़ी है, सर मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा, टीडी विश्वास ही पढ़ लेता हूँ, उसके अलावा सर इतना टाइम नहीं है। तो ये जो जितना भी अपना प्रिपरेशन का जो दौर है, ये प्रिपरेशन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब तक पढ़ना चाहिए, ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फर्स्ट फैक्टर है कि कितना पढ़ना है, वो डिपेंड करता है कि आपने कब शुरू किया है। अब शुरू आपने जेआरएफ से 6 महीने पहले किया है और आप बोल रहे हो सर मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहूँगा, या पूरी बुक जितनी आपने रिकमेंड किया, जो भी नॉर्मल कोई टॉपर या फिर प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं सर वो पूरा पढ़ना चाहूँगा, तो वो मुमकिन नहीं है इन 6 महीने में वो सारा कुछ क्लियर करना। और दूसरा जो है वो है कि आप कितनी एफिशिएंटली वो चीज़ पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक वीक में ही बहुत अच्छी बुक को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे होते हैं 1 महीने में नहीं कर पाते, मैं उनमें आता हूँ जो 1 महीने में नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन शुरू कब करें। तो प्रिपरेशन शुरू करने का टाइम है जब आप कर रहे हो, वही सबसे बेस्ट टाइम है। आज कर रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम है आज। आपको कल क्या किया, कल तक कितना टाइम वेस्ट किया, उस बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज से आप कितना टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितना आप यूटिलाइज कर पाओगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 6 महीने पहले या 6 मंथ पहले शुरू करते हैं जेआरएफ प्रिपरेशन और पूछते हैं कि सर सिर्फ 6 महीने हैं, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा। और इसमें 1 महीना और बिता देते हैं कि वो सारा कुछ सोचने में ही बिता देते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप जब शुरू कर रहे हो, जब आपको सही परफेक्ट टाइम मिल रहा है, जहाँ से शुरू करना चाहते हो कर लो। एक बार शुरू करोगे तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अब आप चलना ही शुरू नहीं करोगे तो आप दौड़ पाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे, रैंक पाओगे कि नहीं रैंक पाओगे, चल भी पाओगे कि नहीं पाओगे, वो कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो फर्स्ट है कि आप शुरू करो। कौन सी कंडीशन में करते हो, क्या हालात रहते हैं, सारे चीज़ों को देखते हुए एक बार शुरू कर दो। शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। तो रास्ते बनने में देर नहीं लगेगी, देर लगती है सिर्फ शुरू करने में।
अब शुरू कर दिया तो क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपका सबसे पहले फंडामेंटल या बेसिक क्लियर करे। आपको पता है कि सॉइल में क्या पढ़ना है आगे, आप यदि फर्दर स्टडीज करते हो तो उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा वो सारा आप क्लियर हो पाए उससे। तो सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले वो है आप जनरल सॉइल साइंस के लिए आप डीके दास पढ़ो, डीके दास से शुरू करें और टीडी विश्वास से शुरू करो। टीडी विश्वास टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस या इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस बाय डीके दास, दिलीप कुमार दास, ये दोनों ही बेस्ट बुक है आपके जनरल के लिए, फंडामेंटल के लिए, यहाँ जहाँ से आपकी नींव शुरू होती है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर ट्रीटाइज पढ़ लें तो काफ़ी है क्या। अब काफ़ी का तो मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि ये जो जेआरएफ के पेपर है एक पैटर्न के तो आते नहीं हर बार। अब पिछली बार आ गया इजी तो ट्रीटाइज पढ़ रखी, उनकी भी अच्छी रैंक लग गई, और जिन्होंने बहुत अच्छी बुक पढ़ रखी उनकी भी रैंक नहीं लगी। तो ये हर बार एक जैसा पैटर्न रही है जरूरी तो नहीं है। और जो अभी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में है, जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उनके लिए तो है कि फर्स्ट बार आप सिर्फ इतना पढ़ो कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, जो उसके इजी पॉइंट्स है वो समझ में आ जाए, इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी किसी बात का ध्यान नहीं रखना है। बहुत सारे देखो पूरी डीके दास में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी डीके दास इतनी ज़्यादा हार्ड है कि आप यदि बीएससी एग्रीकल्चर में हो तो आपको समझ में नहीं आ रही, और या फिर इतनी ही इजी नहीं है कि आप 12th पास करते हो और डीके दास समझ में आ जाए। तो उसमें इजी लेवल भी है, मीडियम लेवल भी है और हार्ड लेवल भी है। हार्ड लेवल अपना जेआरएफ तक क्लियर नहीं हो पाता, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पाता। एक बार पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपको जो समझ में आ रहा है उतना समझो और आगे बढ़ते रहो। वो पूरी की पूरी बुक आप मतलब एक बार रीडिंग उसके कैसे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, क्या है क्या नहीं है, वो पूरी बुक पढ़ लो। नेक्स्ट बार जब पढ़ो तब हाइलाइटर या एक पेन या पेंसिल लेके बैठो और जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगे उनके नीचे अंडरलाइन करो, जो समझ में आ जाए उनको ऊपर नोट डाउन कर लो, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। जब रिवीजन करो दूसरी बार ऐसे कैसे टीडी विश्वास है, टीडी विश्वास बहुत ही आपको बहुत छोटी बुक लगेगी लेकिन बहुत बहुत बेस्ट बुक है। आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आप कुछ न कुछ नया सीखोगे। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ सोल साइंस की जो बुक है फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस, और अभी जो सोल साइंस एंड इंट्रोडक्शन आई है, तो फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस तो आपको पढ़नी ही है। सोइल कंजर्वेशन का पार्ट ले लो, न्यूट्रेंट का पार्ट ले लो, उसका फर्टिलिटी का पार्ट ले लो, सोइल केमिस्ट्री का पार्ट ले लो, या फिर फिजिक्स, ये सारे के सारे उसमें बहुत बेस्ट दे रखे हैं। लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें रिमोट सेंसिंग नहीं है। तो आपको वो सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन जो IEEE की 2015 की जो एडिशन है उसमें देखना है। सोइल कंजर्वेशन थोड़ा बहुत वापस अच्छा दे रखा है। ये जो सोइल केमिस्ट्री का जो है क्ले मिनरल वाला पार्ट, वो सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन से वापस देखना है। उसके अलावा यदि आपको पेडोलॉजी के लिए अलग से बुक पढ़नी है तो जो पेडोलॉजी की बुक है जे सैगल की, ये बेस्ट बुक है। इसको आप यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से शुरू कर लिया है, तो या फोर्थ ईयर फर्स्ट सेम के शुरुआत में शुरू कर लिया है, आपके पास एक साल है पूरा। उसके अलावा सॉइल फिजिक्स के लिए आप अरुण कुमार ए के शाह की जो बुक है सॉइल फिजिक्स, ए के शाह की जो बुक है सॉइल फिजिक्स, उसको पढ़ो। और उसके अलावा आपको क्विक रिवीजन के लिए जो अब बात आती है ट्रीटाइज वगैरह की, तो ये बेस्ट बुक है आपके क्विक रिवीजन के लिए। आप वापस रिवीजन करना चाहते हो या फिर आप शुरुआत करना चाहते हो, देखो यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हो तो भी वो बेस्ट बुक है। और रिवीजन तो क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट रिवीजन के लिए वो ट्रीटाइज ऑफ सोइल साइंस जो इटला सत्यानंद सर की बुक है बहुत बेस्ट है। उसके अलावा टैबलेट ऑफ सोइल साइंस, जब आप एक मंथ पहले हो एग्ज़ाम अपना एक मंथ बाद है, आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो जो अभी तक कवर नहीं हो पाई, आप बुक्स पढ़ना बंद कर लिया है, उस टाइम उस बुक को साथ में पढ़ते रहो। वो बुक है, आप चाहो तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, बहुत छोटी सी बुक है, और उस बुक को पढ़ते रहो। बहुत कुछ नई चीज़ें हैं उसमें, बहुत शॉर्ट पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। उसके अलावा बात आती है ऑब्जेक्टिव की, या फिर जेआरएफ पेपर जो पुराने हैं उनको कब पढ़ना शुरू करें, उनको कब देखना शुरू करें। तो जब आपको लगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपका जो सिलेबस है
वो एक बार क्लियर हो चुका है। आपने सिलेबस का जो इतना पार्ट था वो एक बार पढ़ लिया है। छोटे से छोटा पार्ट आप भले रेडियो एक्टिविटी ले लो, रिमोट सेंसिंग ले लो, सॉइल केमिस्ट्री या फिर जनरल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री ले लो, जनरल एग्रीकल्चर ले लो, ये सारा आपका एक बार क्लियर हो गया है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उस टाइम आप ऑब्जेक्टिव शुरू करो। पहले आप टेस्ट पेपर देना शुरू कर लिए मान लो, और टेस्ट पेपर में रैंक अच्छी नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो गए कि मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं। और वो टेस्ट देने वाले न जाने कौन कौन लोग हैं, पीएचडी के भी हैं, एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हैं, जेआरएफ की कर रहे हैं वो भी है, एआरएस एनईटी की कर रहे हैं वो भी, क्या पता। तो वहाँ आप खुद को जज मत करो कि आप कितने पानी में हो, कितने बार हो। तो पहले आप खुद से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैंने कर ली है तैयारी। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करो। बहुत सारे कहते हैं शुरू में ऑब्जेक्टिव, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जैसे देके, मान लो 10 आपने ऑब्जेक्टिव पेपर देखे और उस ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पैटर्न था वो आपके दिमाग में सेट हो गया, फिर वही पढ़ोगे जो ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा है, आपने देखा है, तो आप लिमिटेड हो जाओगे पढ़ने के लिए। आप मतलब मैटर के लिए लिमिटेड हो जाओगे। आपका दिमाग उतना ही पढ़ने को बोलेगा जितना उस पेपर में देखा आपने। लेकिन ज़रूरी नहीं है जेआरएफ के एग्जाम में वही आए जो आपने पिछले 10 मॉक टेस्ट या पिछले 10 पेपर देखे। तो आप सबसे पहले सब्जेक्टिव की ओर पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और जब सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ सब्जेक्टिव में, तब जाओ आप ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव की बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बहुत सारी आपको पहले बता रखी है। कोई सी भी बुक पढ़ोगे थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक सब में है, थोड़ा ध्यान रख के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और फिर जाओ पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो अपना जनरल था, और बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे इस पे। लेकिन अब सेकंड बात आती है कि जो ये केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल जो अपन मॉक टेस्ट लेते हैं, अपना जो मॉक टेस्ट होता है, उससे लोग डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं, कहाँ पे अपन कमी छोड़ रहे हैं, कहाँ अपन सही से समझ नहीं पा रहे इस पूरी बात को, तो वो देखते हैं। तो उस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करने की, उस डाउट को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो अपना मॉक टेस्ट है, जो अपन मॉक टेस्ट देते हैं, जहाँ भी अपनी रैंक आती है, जहाँ भी अपने मार्क्स आते हैं, जितने भी आते हैं, आप टॉप कर रहे हो तो भी, और आप बहुत पुअर रैंक आ रही है, पुअर मार्क्स आ रहे हैं आपकी तो भी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ये मॉक टेस्ट है वो जेआरएफ का पेपर नहीं है। आपकी फर्स्ट रैंक है, तब भी आपको यही याद रखना है कि आप जेआरएफ में फर्स्ट नहीं आए हो। और यदि आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तब भी यही ध्यान रखना है कि आपका जो ये पेपर है ये जेआरएफ का पेपर नहीं है, ये मॉक टेस्ट है। इसमें से हो सकता है 0% क्वेश्चन मिले आपको जेआरएफ में, एक भी क्वेश्चन ना मिले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इतना इफेक्ट हो पाओ कि आगे आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर पाओ, उसमें आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि आपका ये जो पेपर है जेआरएफ का पेपर नहीं है, एक सिर्फ मॉक टेस्ट है। सेकंड चीज़ ये है, आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए बहुत बधाई, नहीं आए तो आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें से, इस मॉक टेस्ट में आपने नया क्या सीखा, ऐसा कौन सा टॉपिक था, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपने इस टेस्ट से पहले नहीं देखा, लेकिन जेआरएफ से पहले आप देख के जाओगे क्योंकि आपने इस मॉक टेस्ट में देख लिया। तो मेरा मॉक टेस्ट शुरू करने का एक ही इरादा है कि आप हर मॉक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन, 2-3 टॉपिक नए देखो जो जेआरएफ में आ सकते हैं। और ये बात यदि आप ध्यान रखोगे कि आपने नया क्या सीखा, आप क्या नया ऐड कर सकते हो अपने स्टडी में, आप क्या नया ऐड कर सकते हो अपने प्लान में, वो यदि आप सीख के जाओगे तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे। तो एक बात आप ध्यान रख लो कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आपकी रैंक कैसी आई है, आपको ये ध्यान रखना है आपने नया क्या सीखा है, आज कौन सा नया टॉपिक आज आप पढ़ के जा रहे हो इस मॉक टेस्ट से। तो फर्स्ट बात है कि ये जेआरएफ का पेपर नहीं है। सेकंड बात है कि आपको यही कंसिडर करना है कि आप नया क्या सीख रहे हो, ये नहीं कि आपकी रैंक क्या है। रैंक ये फाइनल रैंक नहीं है। जेआरएफ का पेपर बिल्कुल जिसका पैटर्न होगा वो इसके जैसा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बहुत डिफरेंट पेपर आ सकता है। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करो। ये मॉक टेस्ट सिर्फ एक पड़ाव है रास्ते का, मंजिल नहीं है। मंजिल है जेआरएफ, मंजिल है आईसीआरपीजी फिजिकल साइंस या आईसीआरपीजी का एग्जाम। तो आप आईसीआरपीजी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इन मॉक टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ये मॉक टेस्ट सिर्फ
इवोल्यूशन के लिए हैं, आपको मोटिवेट डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, और फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं। तो ये जज्बा आपके अंदर, ये जुनून आपके अंदर होगा तो आप कर दिखाएंगे जो आप चाहते हैं वो सारा का सारा। और अब थर्ड बात आती है कि सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है अपने जेआरएफ सिलेबस में जो बुक्स में नहीं मिल पा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो बुक में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो तो बुक में मिला ही नहीं। तो हर चीज़ आपको बुक में मिल पाए ऐसा ज़रूरी नहीं। तो बुक से आप देखो कैसा कैसा मैटर दे रखा है, फिर जाओ आपको यूट्यूब पे, गूगल पे इसके रिलेटेड बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे। इसकी ऑथेंटिक साइट है। रिमोट सेंसिंग की मैं बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसरो की साइट है, एनआरएससी की साइट है, एनआरएसए की साइट है। जो इन सब की साइट्स पे जाओ, इसरो की साइट पे जाओ, वहाँ पे देखो आपके रिलेटेड क्या चीज़ है उसमें। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा है जो आपको कहीं नहीं मिला वहाँ मिल रहा है। जैसे बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की डेट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एनआरएससी के रीजनल स्टेशन है, जो वो इसरो के अंदर जितने भी स्टेशन आते हैं, लॉन्चिंग पैड आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ो, कब सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये अपना बात करते हैं अपन रेडियो एक्टिविटी की, तो ये आपको जनरल केमिस्ट्री में जनरल जो केमिस्ट्री की बुक है वहाँ पे और बहुत सारी साइट पे, गूगल पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। आप थोड़ा ढूंढा करो, जब भी आप फ्री टाइम हो, फोन में जब सोशल मीडिया यूज़ करते हो उस टाइम उसको यूज़ करने की बजाय जेआरएफ की एग्जाम तक आप वो सारी चीज़ें सर्च करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए यूजफुल। तो फिर देखो आप एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, तीन टाइम बाद आपको ऐसे ऐसे मैटर मिलने शुरू हो जाएंगे जो रियल में आप ढूंढ रहे हो जिनको। अब आगे बात करें अपन, तो अपना 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखो बुक बहुत सारी है, मैं पूरी की पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें डाल दूंगा, तो आप देख लेना। बहुत सारी बुक है, जितनी पढ़ो उतनी कम है, लेकिन सफिशेंट मैटर पढ़ना है, बहुत ही अच्छा मैटर पढ़ना है, जितना काम आए उतना ही पढ़ना है। सेकंड बात है कि आप मॉक टेस्ट से कितना अफेक्ट होना है, कितना मोटिवेट होना, कितना डिमोटिवेट होना, ये सब आप पे निर्भर करता है कि आपका देखने का नज़रिया क्या है। और तीसरी चीज़ है कि जो मैटर नहीं मिल रहा कहीं, वो कहाँ मिलेगा, तो वो आप ढूंढो, किसी सीनियर से पूछो, उनके पास कोई पीडीएफ मिल जाए, और फिर उसको जैसे ही मिले पढ़ना शुरू मत कर दो, उसका देखो कितना अच्छा मैटर है, कितना काम आ पाएगा अपने। और लास्ट बात अपनी जो है वो है कि जो ये मॉक टेस्ट हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही हो रहा है, आपके एवोल्यूशन के लिए हो रहा है, आपकी तैयारी को एवोल्यूट करने के लिए हो रहा है। तो उससे फ़र्क सिर्फ आपको पड़ना चाहिए कि आप कितना एवोल्यूट कर पा रहे हो खुद को। आप कंपेयर मत करो अपने साथी के साथ, फिलहाल आप कंपेयर करो खुद के साथ। और अब अपन बात करते हैं जेआरएफ प्रिपरेशन से रिलेटेड 10 पॉइंट्स की। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से शुरू कर लो। एक बार शुरू करोगे रास्ता अपने आप बन जाएगा, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। दूसरी बात है, पहले सब्जेक्टिव अच्छे से और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तीसरी बात, मॉक टेस्ट से अपन को डीमोटिवेट मोटिवेट नहीं होना है। लास्ट जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस की वो चौथी बात क्या है, फोर्थ नंबर अपना जो पॉइंट है वो है कि आपको जो मैटर कहीं नहीं मिल रहा, आप गूगल करो, यूट्यूब करो, किसी सीनियर से पूछो, किसी प्रोफेसर से पूछो, और जहाँ से मिल पा रहा है उसको देखो, एनालिसिस करो, आपके काम का है कि नहीं है, उसके बाद में पढ़ो। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि आप खुद का एनालिसिस वीक टू वीक, मंथ टू मंथ करते रहो कि आप पहले कितना आप पढ़ पाए, अब कितना पढ़ पा रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगली जो बात है, कंटिन्यूटी कितनी हो रही है आपकी, आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना एफिशिएंटली पढ़ पा रहे हो। नेक्स्ट जो बात है अपनी क्या ध्यान रखनी है, अपन को ध्यान रखनी है जो इजी पॉइंट्स है, जो एक बार में समझ में आ रहे हैं उनको बार बार मत रटो, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश मत करो। जो समझ में नहीं आ रहे उनको 3-4 बार कोशिश करो। जो टाइम आप इजी टॉपिक को 4 बार दे रहे हो उनको 1 बार दो, और जो हार्ड टॉपिक है या हार्ड पॉइंट है उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है अपना, वो है अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहो आप, और जितना हो पाए उतना पढ़ो। कभी मन नहीं करेगा कि आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और दूसरे दिन उससे ज़्यादा डबल एनर्जी के साथ आप पढ़ना शुरू करो। एक टाइम ऐसा आएगा
कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। उसके अलावा इस वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया नॉर्मल बात थी, आपके ही दोस्तों ने पूछी थी और मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो सकती है आपने जो प्लान बना रखा हो अपने अकॉर्डिंग बना रखा हो, तो आप उस अकॉर्डिंग चलिए। यदि आप खुद पे भरोसा है तो वही प्लान रखिए अपना, मेरे अनुसार या किसी और के अनुसार चेंज मत कीजिए, खुद के अकॉर्डिंग बनाइए प्लान्स। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है किसी रिलेटेड जो मैं सॉल्व कर पाऊँ या मुझे आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊँगा, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बेझिझक व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, अपन सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ो इतना बढ़ो, कि बढ़ो इतना बढ़ो कि मंजिल लोहा मान ले, बढ़ो इतना बढ़ो कि मंजिल लोहा मान ले, और पढ़ो इतना पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले, पढ़ो इतना पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले। इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस यूट्यूब चैनल को इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए। मैं आपके लिए जितना संभव होगा उतना प्रयास करूँगा। आपके सफलताओं की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।